जी तो दोस्तों, आज एक छोटी सी बात हमने करनी है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, आपका इंस्टीट्यूट जो है वो जापान कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड है या नहीं। एक्सक्यूज मी। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई, आप जो हैं जब अंग्रेज़ी पढ़ने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो क्या आप उनसे ये पूछते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट अमेरिकन कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड है या नहीं, या ब्रिटिश कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड है या नहीं? ऐसा आप नहीं पूछते, लेकिन जापानी सीखते वक्त आप ज़रूर पूछते हैं। अच्छा, असल में आप वेरीफाई ये करना चाह रहे होते हैं कि जहाँ से आप सीखने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की कोई वर्थ भी है या नहीं। तो आपका सवाल जो है ना, थोड़ा सा गलत है। आपको पूछना ये नहीं चाहिए कि जापान कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड है या नहीं, बल्कि आपको ये पूछना चाहिए कि ये जो शख्स हमें जापानी ज़ुबान पढ़ाने जा रहा है, जिससे हम जापानी ज़ुबान सीखने जाने चाह रहे हैं, वो क्वालिफाइड भी है या नहीं। अब डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि जैसे ही जनाब डिमांड बढ़ती है जापानीज़ लैंग्वेज सीखने की, ऐसे ही सप्लाई आ जाती है और मार्केट में तरह तरह के टीचर्स आ जाते हैं। ऐसे भी लोग आ चुके हैं, मैं उनको पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि जो लोग सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो जापान में 8-9 साल रहे थे, 10 साल रहे थे, और अब वो जनाब जाके पाकिस्तान में, इंडिया में, अपने मुल्कों में जो है वो पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी लैंग्वेज स्कूल से प्रॉपर लैंग्वेज सीख के आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि आप ही को जो है वो पढ़ाना चाहिए। लैंग्वेज वो लोग पढ़ाएं जिन्होंने खुद लैंग्वेज प्रॉपरली सीखी हुई हो। अब सिर्फ ये रीज़न बन जाना कि जनाब मैं क्योंकि जापान में 10 साल रहा हूँ इसलिए मैं ऑथराइज्ड हूँ जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, नहीं, ये बात गलत है। अब मुझे बताएं कि कोई अफ़गानी जो है आके बम्बई में, कराची में रहता है 8-9 साल, और बस वो अपना काम करता रहता है, मजदूरी करता है या जो भी अपना कारोबार वगैरह करता है। उसके बाद क्या 8-9 साल बाद जब वो वापस जाएगा तो क्या काबुल यूनिवर्सिटी में हिंदी उर्दू लैंग्वेज का प्रोफेसर लग जाएगा? नहीं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो गैर मुल्की होता है, अगर वो प्रॉपरली नहीं सीखता तो वो हमेशा यही कहता रहता है कि वो हम जाती है, हम आता हूँ, हम कल आती है। क्यों? कि वो लैंग्वेज सुन सुन के जो है वो वोकेबलरी जमा करता है और उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे भाई बंद जब जापान जाते हैं तो वो मजदूरी करने के साथ साथ अल्फाज कुछ उनके कान में पड़ जाते हैं और वो जनाब लैंग्वेज समझते हैं, काम चलाने वाली लैंग्वेज। जैसे यहाँ पर कोई पश्तो स्पीकिंग या कोई बंगाली स्पीकिंग या कोई भी फॉरेनर जिस तरीके की उर्दू यहाँ बोलता है बग़ैर सीखे, वो उस तरीके की जापानी वहाँ बोल रहे होते हैं, और लोग समझते हैं कि क्योंकि ये जापान में 15 साल या 10 साल रह चुके हैं इसलिए ये ऑथराइज हैं जापानीज़ लैंग्वेज सिखाने के लिए। नहीं, ये गलत है। देखिए, सबसे पहले आप किसी से भी ये पूछें कि क्या आपने, जो आप मुझे लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आपने जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कोई लेवल पास किया हुआ है? अगर वो आपको बेसिक लेवल यानी JLPT N5 पढ़ाने जा रहा है तो उसको कम से कम JLPT N3 जो है वो पास किया हुआ होना चाहिए। तो आप हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में, क्योंकि टीचर की रिस्पेक्ट है इसलिए स्टूडेंट झिझकता है ये पूछते हुए कि जनाब आपकी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में जिस तरीके के टीचर आ गए हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पूछें, टीचर से पूछें कि जनाब आप जो मुझे पढ़ाने जा रहे हैं आपकी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, तो ये तो रह गई बात क्वालिफ़िकेशन की। तो आपको टीचर से क्वालिफ़िकेशन पूछना है, एफिलिएशन नहीं पूछना है। ठीक है, तो मैं तो फ्रेंच भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप फ्रेंच से जो है फ्रांस से आप एफिलिएटेड हैं। मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं ब्रिटिश कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड मुझे होने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे क्वालिफाइड होना है
कि मैं वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है भी या नहीं कि मैं किसी को वो लैंग्वेज पढ़ा सकूँ। तो जापानी ज़ुबान में जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, 92 में मैंने एग्ज़ाम पास किया था, N1 जो सबसे टॉप लेवल का था, टॉप लेवल का होता है। अब उसका नाम N1 रख दिया गया है। उस हमारे ज़माने में EQ या लेवल 1 होता था। तो वो मैंने 92 में पास किया। फिर मैं 93 से 99 तक जापान कॉन्सुलेट में पढ़ाता रहा, और इस दौरान जापान कॉन्सुलेट वालों ने जापान फाउंडेशन के थ्रू मुझे 1 साल की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पे भेजा, जहाँ पर हमने टीचिंग टेक्निक्स सीखी। तो मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ जैपनीज़ लैंग्वेज का, तो मैं समझता हूँ कि मैं ऑथराइज हूँ। अब फिर भी जो लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब आप जापान कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड हैं या नहीं, उनके लिए ये मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ। कोई आज टीवी पर जापान के कौंसल जनरल मोहतरम इसोमुरा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि जनाब हम कहाँ से लैंग्वेज सीखें कराची में, तो उन्होंने अपने इदारे के अलावा द जापान हाउस का नाम लिया कि आप द जापान हाउस से लैंग्वेज सीखें। तो ये एक मेरा वजाहती क्लिप है, इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए, आप एतमाद से जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके लैंग्वेज सीख सकें। और फिर वही वाली बात कि सवाल ये नहीं आपको करना चाहिए कि आप जापान कॉन्सुलेट से एफिलिएटेड हैं या नहीं, आपको सवाल ये करना चाहिए कि आप क्वालिफाइड टीचर हैं या नहीं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है मुझे पढ़ाने के लिए? नहीं। अगर कोई शख्स आपको N4 लेवल की जैपनीज़ पढ़ाना चाहता है तो उसको N2 N1 या कम से कम N2 तो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स N5 पास किया हुआ है, वो N5 आपको पढ़ा रहा है, तो नहीं, आपको उससे इज्तनाब करना है और सही टीचर ढूंढना है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिप देखिए और मेहनत कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता। और यहाँ पे बैठे हुए कोई पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स अगर जापानी सीखना चाहे तो क्या आपके कौंसल खाने की तरफ से कोई ऐसी सहूलत है कि हम इस ज़बान को एटलीस्ट द फाउंडेशन जो यानी प्राइमरी लेवल की हम सीख सकें? जी, हमारे जो कल्चर सेंटर में जापानी लैंग्वेज कोर्स हैं, और उसके अलावा यानी कराची में एक और जगह है जापान हाउस नाम है, ये भी यानी जापानी ज़बान पढ़ाते हैं। सही। और उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी में भी कोर्स हैं। और हम शुरू करते हैं सिंधु यूनिवर्सिटी जामशेरू में, यानी अगले इस महीने के 9 तारीख से यानी लैंग्वेज कोर्स शुरू करने वाले हैं। और उसके अलावा एक और हैदराबाद में जापानी लैंग्वेज कोर्स लैंग्वेज अकादमी खुल गई हैं। उसी इलाके में, उसी जगहों पे आप सीख सकते हैं। और बहुत सारी और चीज़ें जैसे